नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अफसरनामा। अफसरनामा में आज हम एक ऐसे लड़के से आपकी मुलाकात कराएंगे जो राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकला, लेकिन एक बड़ा संघर्ष किया और आज आईएएस है। हमारे साथ हैं हितेश कुमार जी, पलवल में एडीसी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जो आपकी जर्नी रही है, राजस्थान के छोटे से गाँव से आप आते हैं, जाहिर सी बात है यहां तक पहुंचने के पीछे एक बड़ा संघर्ष रहा होगा। किस तरह की वो जर्नी रही आपकी? मैं वैसे रहने वाला राजस्थान में करौली जिला है, वहाँ पे मासलपुर तहसील में गादोली गांव में वहीं का रहने वाला हूँ। एंड जैसे आपने जर्नी की बात करी तो मैं इनिशियली से स्टार्ट करूँ। मेरी इनिशियल एजुकेशन है वहाँ पे राजीव गांधी पाठशाला है मेरे गाँव में ही, फिफ्थ क्लास तक की एजुकेशन मेरी वहीं पे हुई है। देन 6 to 10 हम करौली हेडक्वार्टर पे मेरी फैमिली शिफ्ट हो गई थी एजुकेशन के तहत, तो वहाँ पे 6 to 10 प्राइवेट स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई है। एंड 10th में जब आपकी ठीक ठाक परसेंटेज होती है, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, तो हर किसी का ड्रीम उस टाइम लैक ऑफ गाइडेंस के चलते आपको बहुत ज्यादा कैरियर काउंसलिंग होती नहीं है, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट इतना पता नहीं होता, आप जस्ट भेड़ चाल फॉलो करते हो। और आई थिंक इंडियन सोसाइटी में डॉक्टर इंजीनियर का ट्रेंड उस टाइम उस दौरान दिमाग में आता है कि 10th में अच्छे नंबर आ गए तो अब ये इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे। तो मुझे भी बस ऐसे ही दोस्तों के तहत के चलो आईआईटी की तैयारी सही रहेगी इस टाइम, तो मैं 11th-12th कोटा चला गया था आईआईटी की तैयारी के लिए। वहाँ पे 12th के साथ मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था, तो आईआईटी बीएचयू वाराणसी से मेरा बीटेक है सिविल इंजीनियरिंग में। एंड आई थिंक ये जो मेरा फेज था लाइफ में वो थोड़ा सा बहुत रोल प्ले करता है आज मैं जिस स्टेज पर हूँ उसके लिए, क्यों वहां पे मुझे मेरी सराउंडिंग और दोस्तों और वहां पे जो एटमोस्फेयर था वहां मुझे चीजों की नॉलेज हुई, और आई थिंक मुझे वहां पे एक ऐसा पॉइंट था कि कैरियर अपना चूज करना है। उससे पहले कहीं ना कहीं ये सब था कि भाई एक ऐसी सर्विस में जाना है जहाँ लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हो। तो बट वहां पे मुझे ऐसा लगा कि अब मैं क्या, बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए थे वहां पे। मैं मतलब इंडिया से बाहर भी जा सकता था, या अपनी एंटरप्रेन्योरशिप या आप हायर स्टडीज भी इंडिया से कर सकते थे, या किसी प्राइवेट प्लेसमेंट में चले जाते जिसमें मोस्ट ऑफ द आईआईटी से लोग जाते हैं। मेरा था कि चलो एक सिविल सर्विस मैंने उस टाइम डिसाइड कर ली थी, तो सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट करी। और फिर दिल्ली आना था, तो दिल्ली में फिर रहने के लिए कोई जगह, उसमें पैसा चाहिए होता है आपको, तो मैंने गेट नाम से एग्जाम दिया और उसमें आईआईटी दिल्ली में एमटेक में एडमिशन लेके एमटेक भी साथ साथ चलती रही। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मैं एमटेक कर रहा था, साथ साथ ही प्रिपरेशन कर रहा था। बहुत सारे यूथ हम देख रहे हैं, खासतौर से आज की जो जनरेशन या आपके साथ के लोग हैं, जैसे आपने पहले बताया कि आप चाहते तो फॉरेन भी जा सकते थे, या कॉर्पोरेट्स की तरफ भी लोग जाना चाहते हैं क्योंकि पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, अपने आप को सेटल करना है, सारी सारी चीजें चाहिए। तो मन में नहीं आया कि हाँ कुछ इस तरह का ही प्लान किया जाए? डेफिनेटली एक आई थिंक हर किसी का ड्रीम तो रहता ही है कि भाई पैसा हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इंसान को, जैसे मैं जिस ग्रामीण परिवेश से आ रहा था वहां पे आपको अगर बेसिक नीड भी मिल रही है, आपको टाइमली आपके पास घर है, आपको रोटी मिल रही है, आपको कपड़ा मिल रहा है, एंड एक बेसिक नीड जो इंसान की होती है वो फुलफिल हो रही है, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मतलब समवन कैन डिफर दैट। एंड मेरा शुरू से मैं उस ग्रामीण परिवेश में रहा हूँ, लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है मैंने। तो गाँवों में जैसे इवन लोग 5 रुपए खर्च करने से पहले 500 बार सोचते हैं। एंड गाँवों का छोड़ो, मुझे मेरे अपने दादा, मैंने कभी देखते हैं कि वो कपड़े जैसे पहने हुए हैं, जनरली क्या होता है बनियान आप पहन रहे हो तो उन आपको थोड़ी सी फटी तो लोग के भाई चेंज कर लेते हैं, उनका ये कि तब तक पूरा नहीं फट जाएगा। आई हैव सीन इट पर्सनली, मतलब वो चेंज नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके पास 5 या 10 रुपए नहीं है खरीदने के लिए, बट उनके स्ट्रगल्स है, उन्हें लगता है कि फजूल खर्ची है, इसका इस्तेमाल पूरा होना चाहिए। तो मैं उनसे जैसे सीखता हूँ कि इंसान के लिए जो एक बेसिक मिनिमम मिल जाए उसके बाद आप सोसाइटी के लिए करो। तो एक थॉट ऑफ वो था कि भाई एक ऐसी सर्विस में जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा इंडिया से बाहर या प्राइवेट कंपनीज की साइड नहीं गया। एंड इंडिया से बाहर नहीं जाने का एक रीजन ये भी था कि फैमिली के क्लोज रहना चाहता था इंडिया में ही, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इंडिया से बाहर रह के भी आप देश के लिए कर सकते हो, नो डाउट इन दैट, बट जो पब्लिक डीलिंग होती है वो कहीं ना कहीं विद इन इंडिया में रह के ही आप किसी पर्टिकुलर जॉब में जाकर रह के कर सकते हो। इसीलिए प्राइवेट प्लेसमेंट की साइड नहीं गया। एंड एक सिविल सर्विस जो अच्छा उस टाइम मौका था कि भाई इसमें जाके आप लोगों की हेल्प कर पाओगे, क्यों फाइनेंशियल अथॉरिटी भी रहेगी, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स भी रहेंगी, तो उसके तहत ये रास्ता चुन लिया। अब परिवार में एक नहीं 2 आईएएस हैं, पत्नी भी आईएएस है आपकी, तो अभी कहाँ पोस्टिंग है और
क्या जो कैडर था उनका भी हरियाणा ही था या किसी और कैडर में थी वो? इनिशियली में जब आप मेंस भरते हो तो आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में कैडर चॉइस भरनी होती है, और जैसे इंडिया में टोटल 26 कैडर्स हैं जोनल सिस्टम के हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से आपको कैडर एलोकेट हो जाता है। तो मुझे हरियाणा एलोकेट हुआ था और मैडम को बंगाल कैडर हुआ था। देन डीयूपीटी की पॉलिसी है, अगर हस्बैंड वाइफ ऑल इंडिया सर्विस में है, इधर आईएएस आईपीएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो वो एक कैडर में आ सकते हैं। तो इन माय केस इधर या तो मैं बंगाल जा सकता था या मैडम हरियाणा आ सकते थे। नाउ इट डिपेंड ऑन दी ऑफिसर के वो कहाँ पे जाना चाहते हैं। बाय देयर आर मेनी फैक्टर्स जो हर कोई डिसाइड करता है। मेनली आपके लैंग्वेज, कल्चर, प्रॉक्सिमिटी चीजें होती हैं, तो उसके हिसाब से हमने बी ऑप्टेड हरियाणा। एंड अभी पहले मैडम ने अंडर ट्रेनिंग बंगाल में ही रहे हैं और उनका एचडीएमसी भी उन्होंने वही निकाला है। देन भी अप्लाइड फॉर कैडर चेंज और उनका भी कैडर चेंज होके आ गया है। तो अभी वो हरियाणा में चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में उनकी ज्वाइनिंग है। ओके, तो मैम भी राजस्थान से ही है? हाँ, मैम बेसिकली अलवर से बिलोंग करते हैं, अलवर में राजस्थान से। और उनके पिताजी हैं वो कस्टम में हैं गुजरात में, तो उनकी एजुकेशन है वो गुजरात की है और अभी फैमिली उनकी गुजरात में ही रहती है। चलिए, अभी बहुत सारी चर्चाएं करनी अभी बाकी हैं। ये यहाँ तक जो पहुंचे वो जर्नी तो हमने जानी, और जाहिर सी बात है जो तमाम जो युवा है जो देख रहे हैं यहाँ से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको अगर कुछ हासिल करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी जो है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। फिर मंजिल चाहे कितनी ही मुश्किल हो आप उसे हासिल कर सकते हैं। बतौर एडीसी किस तरह से पूरा काम जो है वो देखते हैं, और इसके अलावा आईएएस बनने के बाद कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वो भी जानेंगे। अफसरनामा का सफर लगातार जारी है और हमारे साथ पलवल के एडीसी हितेश कुमार जी हैं, और किस तरह का एक संघर्ष रहा यहाँ तक पहुंचने का उनका, वो पूरी दास्तान जो है वो उनसे जान रहे हैं। सर, परिवार के बारे में, आपके संघर्ष के बारे में जाना। जब दिल्ली आप पहुंचे थे, यूपीएससी को लेकर कहा जाता है कि बड़ा टफ है क्रैक करना उसको, और चूंकि अब कहाँ राजस्थान का एक छोटा सा गांव और कहाँ दिल्ली, तो कहीं ना कहीं मन में एक भाव आता होगा कि इतने बड़े शहर में, राजधानी में आप हैं, तो क्या वहां से कहीं लगता है कि कॉन्फिडेंस कहीं कमजोर होता होगा, या लगता होगा पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? डेफिनेटली जब आप किसी ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं और आपके सराउंडिंग में, आपकी फैमिली में कोई पहले से आईएएस में नहीं होता है, तो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिकॉज आप लोगों ने कभी भी वर्किंग नहीं देखी होती आईएएस की, और इवन प्रिपरेशन कैसे की जाती है उसकी गाइडेंस भी नहीं होती है। तो मेरे साथ भी सेम इशू था, मैं कॉन्फिडेंस की कमी थी। एंड मैं जब यहाँ पे दिल्ली में गया तो मैंने भी मेरे पास इतना फाइनेंशियल बैकअप भी नहीं थे फैमिली की आर्थिक कंडीशन के मुझे यहाँ पे कोचिंग और वो रूम दिला सकें। तो मैंने गेट नाम से एक एग्जाम दी जिसमें आईआईटी दिल्ली में, फिर एमटेक में मैंने एडमिशन ले लिया था। तो आईआईटी दिल्ली में एमटेक के साथ साथ ही मैंने तैयारी करी, और मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्जाम को थोड़ा सा लोगों ने ओवर हाइप किया हुआ है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, डेडिकेशन है और सिंसियरिटी से आप अगर तैयारी करते हो तो आप डजेंट मैटर आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, आपका स्कूलिंग, कॉलेज किस लेवल के कॉलेजों से हुआ है, फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 1-1.5 साल अच्छे से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली निकाल लोगे। बस जरूरत है तो राइट गाइडेंस की, सिंसियरिटी की, डेडिकेशन की एंड कॉन्फिडेंस। ये अक्सर हम सुनते भी हैं कि जो मैं अभी भी जिक्र कर रहा था कि यूपीएससी को क्रैक करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या ये असल में है इस तरह की चीजें, या फिर आप अगर टाइम प्लान करते हो अपने, और आपने स्टडी कितना करना, ये भी कहा जाता है कि 14-14, 15-15 घंटे जो है आपको कंटिन्यूस जो है स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जाके कहीं ना कहीं आप क्रैक कर सकते हो यूपीएससी को। मुझे ऐसा लगता है 14 घंटे तो नहीं लेकिन जैसे सिलेबस बहुत बड़ा है और कंपटीशन भी काफी है, बिकॉज बहुत लोग इस एग्जाम को लिखते हैं। तो जो सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन के साथ साथ आप सिलेबस को देखते हुए आई थिंक 6 से 7 घंटे की डेली सिंसियरली पढ़ाई बहुत जरूरी होगी। और आई थिंक 6 से 7 घंटे पढ़ने के लिए आपको 9 से 10 या 8 से 9 घंटे टेबल पे बैठना पड़ेगा, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया और बहुत सारे फोन कॉल्स बीच में आते हैं तो उससे डिस्टर्बेंस होता है। हाँ, तो बट 6 to 7 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट है। एंड अगर जैसे आपकी कॉलेज अच्छी हुई है, पहले से आपको चीजों के बारे में पता है, सिलेबस इस टाइप का है कि बहुत सारी चीजें इंसान को 6 to 12 में ड्यूरिंग एनसीईआरटी जब पढ़ते हो, सिलेबस पढ़ते हो, तो उस टाइम पता होती है, तो आपका समय उस टाइम भी सेव हो जाता है। तो इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन। आपकी अगर पहले से बैकग्राउंड अच्छा है और नॉलेज है चीजों की, तो आपको बहुत कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं।
यूपीएससी जब आपने क्रैक किया आईएएस बनने के बाद, कहाँ का आपकी पोस्टिंग रही और किस तरह का अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है? आई थिंक 4 साल के आसपास आपकी सर्विस हो गई है। मैं IAS 19 बैच हूँ, तो इसमें आपकी 1 साल तो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप 1 साल अंडर ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट में होते हो। तो मैं गुड़गांव में अंडर ट्रेनिंग था, एंड उसके बाद आपकी फेज 2 के लिए दोबारा अकेडमी जाते हो, उसके बाद आपका पूरा ट्रेनिंग कंप्लीशन हो जाता है। फर्स्ट पोस्टिंग आपकी एसडीएमशिप की होती है, वो मेरी अम्बाला में रही है। देन मैं एडीएमशिप मैं पलवल में, और साथ में मुझे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर का चार्ज है यहाँ पे। तो ये मेरी 3rd पोस्टिंग है। एक अभी इस सफर का एक आखिरी सवाल, इसके बाद ऑफिस चलेंगे और वहां जानेंगे कि किस तरह से बतौर एडीसी और डीएमसी जो है आपको इस जिले की जो जिम्मेदारी आपको मिली है वो संभाल रहे हैं। वाइफ भी जो है आपकी, मैडम जो है वो भी आईएएस हैं, तो चर्चाएं होती हैं क्योंकि जाहिर सी बात है अभी यंग है आप लोग, अभी जर्नी शुरू की है, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे एक दूसरे के साथ। डेफिनेटली जब आप हस्बैंड वाइफ आईएएस होते हो तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपका ऑफिस में रहता है, बट जब पर्सनल लाइफ में जब आप बात करते हो तब भी वो एडमिनिस्ट्रेशन में की साइड ही चला जाता है, बिकॉज उनकी पोस्टिंग्स में और आपकी पोस्टिंग्स में आप एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करते हो कि कौन सी चीजें उन्होंने वहां बेटर की हुई है ताकि आप भी यहाँ पर रिप्लिकेट करो। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप दोनों हस्बैंड ब्यूरोक्रेसी में है तो आपका पूरा 24/7 ब्यूरोक्रेसी में ही रहता है। तो दैट्स अ गुड थिंग आल्सो, बिकॉज एज इन द एंड ऑफ आपके डे आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो और वो आप थ्रू आउट द डे कर रहे हो, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो हितेश कुमार जी के साथ अफसरनामा का सफर अभी भी जारी है। ऑफिस में किस तरह से बतौर एडीसी और चूंकि डीएमसी का भी चार्ज है उसको निभाते हैं, उन जिम्मेदारियों को किस तरह से आगे लेकर चलते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। अफसरनामा के हमारे इस सफर में अब हम आप पहुंचे हैं हितेश कुमार जी पलवल एडीसी उनके ऑफिस, और यहाँ किस तरह से पलवल की जो जिम्मेदारी है उसको संभाल रहे हैं, क्योंकि एडिशनल चार्ज डीएमसी का भी सर आपके पास है। बतौर एडीसी जो जिम्मेदारी है अभी पलवल की, और क्योंकि एडिशनल चार्ज भी है डीएमसी का, तो किस तरह से पूरा दिन जो है वो बीतता है? बतौर एडीसी क्या टारगेट्स हैं जो आपने सोचे होंगे कि आप जब तक हैं यहाँ पर, तो क्या जो बदलाव वो इस जिले के लिए देख सकते हैं? जैसा कि आपने बताया मेरे पास अभी एडीसी और साथ में डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर का चार्ज है, तो दोनों चीजें मैं एक दिन में दोनों ऑफिस में मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। एडीसी में जो आपके मेन काम है वो यहाँ पे क्रिएट डिपार्टमेंट है, जिसमें परिवार पहचान पत्र के ग्रीवेंस एड्रेसल और न्यू ट्रिपल PID बनने का काम होता है, और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जो सोलर पावर प्लांट्स हैं उन सब पे वर्क होता है। एंड आपका एक डी प्लान का प्लानिंग ऑफिसर होता है, जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज फंड आता है, उनको कंस्टिट्यूएंसी वाइज जो आपकी डिमांड आई होती है उन पर कितना क्या प्रोग्रेस चल रही है वो चीजें देखनी होती हैं। और इसके तहत आपकी ग्रीवेंस डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी होती है, उसके आप चेयरमैन होते हो, तो उसमें आपके ऑफिस सारी स्मूथली रन कर रही है कि नहीं, कहीं पे कोई करप्शन तो नहीं है, कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज तो नहीं है, उसके लिए सरप्राइज इंस्पेक्शन भी आप करते हो, और एसडीएम्स के तालमेल के साथ सब डिवीजन लेवल पर जो इंस्पेक्शन और क्रॉस चेकिंग होती है। और उसके अलावा ग्रीवेंस एड्रेसल में जो भी लोग आते हैं उनसे उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको ट्राई करते हैं ज़्यादा से जल्दी एड्रेस हो जाए। एंड डीसी सर की साइड से आपको बहुत सारे कामों में एज ए नोडल ऑफिसर लगाया जाता है, तो वो चीज़ें भी देखी जाती हैं। जैसे इस जिले में मोस्टली आपकी एक ड्रग्स की रिगार्डिंग की कमेटी है, उसका मैं नोडल ऑफिसर हूँ, तो वो देखता हूँ। एंड साथ में ही आपके रोड सेफ्टी की मीटिंग्स हो गई, जिसमें नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कैसे कम किए जा सकते हैं, क्या मैकेनिज्म अडेप्ट की जाए ताकि रोड एक्सीडेंट्स कम हो, उन सब पे वर्कआउट होता है। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स की इलीगल माइनिंग्स की मीटिंग्स हैं, उन पर भी वर्कआउट होता है। सिमिलरली मैं ट्राई करता हूँ कि फर्स्ट हाफ में यहाँ हूँ और सेकंड हाफ में डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस है वो थोड़ा सा यहाँ से 2 मिनट दूर है, तो वहाँ पे जाके लोगों की ग्रीवेंस एड्रेसल देखता हूँ। और अर्बन एरिया से रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज हैं, सपोज आपके क्लीनिंग के टेंडर्स हो गए या आपके पॉल्यूशन के रिगार्डिंग हो गए या इवन प्रॉपर्टी IDs का हो गया, आपके बिल्डिंग प्लान्स हो गए, और सब डिवीजन लेवल पे यहाँ पे जैसे 3 MC काउंसिल हैं, होडल, पलवल एंड 3, तो तीनों EO से का बीच में रिव्यू मीटिंग भी ली जाती है। तो थ्रू आउट द डे थोड़ा सा शेड्यूल ऑक्यूपाइड रहता है, बट ट्राई करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प की जा सके। दोनों ही जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है, तो ऐसे में वो जो तालमेल है दोनों ही जिम्मेदारियों का, वो किस तरह से करते हैं? खैर ये तो आपने अपने एजुकेशन टाइम से ही कर लिया था, एमटेक और यूपीएससी जब क्रैक कर रहे थे। नहीं डेफिनेटली उसमें जनरली यहाँ पे जैसे ऑफिस पास हैं, तो एक ये होता है कि समटाइम आपको मीटिंग्स हैं, आप मीटिंग यहीं के कॉन्फ्रेंस रूम में ज्वाइन कर लेते हो, तो यहाँ से अटेंड हो जाती है। और
पब्लिक डीलिंग के लिए आपको उस पर्टिकुलर ऑफिस में भी जाना लेकिन होता है। काम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो थोड़ा सा वो बैलेंस करना, वो सब चीजें डेफिनेटली आई एग्री विद दैट, बट जब आप थोड़ा सा हायरार्की में ऊपर होते हो तो आपके पास नीचे का जो स्टाफ होता है उनका मोस्टली आपको एक लीडरशिप क्वालिटी दिखानी होती है। उसमें यू हैव टू चेक कि जो टीम है वो अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं, जो टास्क मिले हुए हैं उनको सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के तहत अगर आप चलते हो तो चीजें इजीली मैनेज हो जाती हैं। तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं रेगुलर मीटिंग्स लेता रहूं और फील्ड पे जाके चीजों को चेक करता रहूं। हाँ, उसमें समय थोड़ा सा आपके वीकेंड भी फ्री नहीं रहते हो, आपके पास डबल चार्ज होता है, तो आप सैटरडे संडे को भी फील्ड पे जाते हो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट मैनेज हो जाता है। चलिए, यहाँ एक कम से कम एक अच्छी बात ये, क्योंकि वाइफ भी जो आई है तो वो समझ सकती है अगर वैसा वरना मुश्किलें हो सकती थी। रोड सेफ्टी की जो बात कर रहे थे, अपने आप में एक बड़ा काम है। हम अक्सर अभी भी यहाँ देखते हैं कि रोड सेफ्टी को लेकर अभी भी लोग जो है, इतना कैंपेन चलता है पुलिस की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, लेकिन फिर भी जो लोग हैं रोड सेफ्टी को लेकर उतना जो एक इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ इंटरेस्ट की बात है। तो क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जरूरत अवेयरनेस के साथ साथ जो दंड की हम बात करते हैं उसकी भी जरूरत है, उसको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं रोड एक्सीडेंट। डेफिनेटली आप अगर स्टेट्स देखोगे तो यहाँ पे डेथ काफी ज्यादा है इंडिया में, और जरूरत है तो लोगों में जो लॉ बने हुए हैं उनको, उनका थोड़ा सा फियर होना चाहिए। एंड सी, ये चीजें किसी एक के चाहने से नहीं होती है, इट्स ए टीम वर्क। अनटिल पीपल विल नॉट फील रेस्पॉन्सिबल, तब तक हमें सक्सेस रेट अच्छी नहीं मिलेगी। तो जो लॉज हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, वो लोग सही से फॉलो करें, उस चीज की लोगों में अवेयरनेस की टीम वर्क कर रही है। बट लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जब तक जितना ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन होगा उतना हमें सक्सेस रेट बेटर मिलेगी। उसके तहत ही कहीं ना कहीं जो स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन हमारे अधिकारियों के तहत में, वो भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। बिकॉज जितने ज्यादा जैसे चालान होंगे और तो लोगों में कहीं ना कहीं लॉ का फियर रहेगा। क्योंकि दिल्ली जब यही लोग जाते हैं तो वहाँ सारे ट्रैफिक रूल्स को जो है वो फॉलो करते हैं। हाँ। आप पलवल में रहेंगे या नियर बाय जो भी सिटी में रहेंगे तो वहां पर उनको लगता है कि नहीं करना तो जाए, यानी कि ये तो जानते हैं कि अवेयर तो है इस बात को लेकर कि आपको सीट बेल्ट लगानी है, हेलमेट लगाना है, बाकी चीजों का ध्यान रखना है, यानी कि जानबूझ के करते हैं ये। आई एग्री विद दैट, लॉ का फियर थोड़ा सा लोगों में कम है, बिकॉज ना चालान अगर हो रहे हैं तो कम हो रहे हैं, या फिर मे भी ये भी हो सकता है इंसिडेंट के डिफरेंट मीन्स के थ्रू लोग उनसे बातें करके निकल जाते हों। तो ये हमारे अधिकारियों की साइड से भी थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। एंड कहीं ना कहीं लोगों में भी अवेयरनेस की, लोग अवेयर तो है ही, लेकिन थोड़ा सा उस लॉ को फॉलो करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। और जब रोड एक्सीडेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको ही नुकसान पहुंचता है, सामने वाले को भी उसका नुकसान होता है। तो ये आपको खुद ही ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जो ट्रैफिक रूल है उनको फॉलो करें और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। पोल्यूशन भी एक बड़ा चैलेंज है दिल्ली एनसीआर के लिए, और पलवल पर भी इसका असर पड़ता है। तो चूंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी जिम्मेदारी आपके पास है, तो इसको किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से बेटर किया जा सके? जाहिर सी बात है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सरकार के अकेले से नहीं होना, इसमें लोगों का भी कंट्रीब्यूशन, एक पार्टिसिपेशन आना बहुत जरूरी है। मैं अगर पलवल की बात करूं तो यहाँ पे AQI पिछले सप्ताह 145 था। दैट इज मतलब ठीक ठाक कैटेगरी में है विद कंपेयर टू अदर सराउंडिंग रीजन्स, बट हाउएवर एज वी से देयर इज ऑलवेज ऑफ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे हमने जैसे इस बार स्टबल बर्निंग इज वन ऑफ द कंपोनेंट जो थोड़ा सा पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, तो उस पर हमने काफी कंट्रोल किया इस बार। एक सरकार ने सब्सिडी भी दी है, उसमें 1000 रुपए पर इंसिटू और एक्सिटू मेथोडोलॉजी पे पर एकड़, एंड साथ में ही उन्होंने मशीन्स भी सब्सिडी पे प्रोवाइड करवाई हैं। और अगर कोई जलाता भी है तो उस पर 2500 रुपए पर एकड़ की चालान भी कटी है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें इस बार हमारा एक बहुत बेटर रहा है। एंड लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि जैसे कहीं पे भी जो नॉर्मल इंसिडेंट्स हमें देखते हैं कि भाई कहीं पे आग लगा दी नॉर्मली डस्ट कचड़े में, तो वो सब हमारी जो ईओज हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिटीज में वो फाइन लगाते हैं, लेकिन जब तक लोगों का इन्वॉल्वमेंट अपने मन से नहीं होगा तब तक हमें 100% सक्सेस रेट नहीं। मैं खुद भी हैरान था ये बात तो कि जब अभी रिसेंटली गुरुग्राम की बात कर लें, दिल्ली का AQI बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। हमारे जो संवाददाता है रिपोर्टर नितिन, तो मैंने पूछा कि ये पलवल का AQI क्या है, बोला सर नहीं वो AQI तो बहुत बेटर है यहाँ का। तो एक बार के लिए मैं भी हैरान था, मुझे लगा कि नहीं शायद वो गलत बोल रहा है। जब मैंने चेक किया तो पलवल का AQI सच में बेटर था बाकी सिटीज के मुकाबले। ज्यादा है। आप बात करूं 70% रूरल एरिया, 30% अर्बन है, तो ग्रामीण परिवेश में थोड़ा सा
प्लांटेशन भी आपको बेटर मिलता है, एंड लोग पॉल्यूशन के तहत अवेयर, तो मैं इतना नहीं बोलूंगा रिलेटिवली, लेकिन वो उन चीजों को जैसे व्हीकल्स कम चलाते हैं तो उनका एमिशन भी कम होता है। इंडस्ट्रीज अगर वो है तो हम ट्राई करते हैं कि वो सारे कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं, पलवल में वी आर डूइंग इट एक्चुअली, तो उसकी इन सारे फैक्टरों के तहत एक वे बेटर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आप करना चाहते हैं और जिस सोच के साथ आप यहाँ तक पहुंचे हैं वो पूरी हो, लोगों की जो सेवा आप करना चाहते हैं वो सेवा हो, और इसी उम्मीद के साथ आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हितेश कुमार, और जिस तरह की एक जर्नी रही है हितेश कुमार की, छोटे से गांव से निकल कर आए, संघर्ष किया, यूपीएससी क्रैक की, और इस सब के पीछे सबसे बड़ी बात ये थी, एक जुनून था, एक मकसद था, एक इरादा था, और ये इरादा बहुत बुलंद था, और इसी इरादे के सहारे आज वो आईएएस हैं, और जो एक सोच लेकर चले थे उस सोच को भी आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल अब जी कुछ मैं बस लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और आप सिंसियर हैं, डेडिकेशन है, तो आप लाइफ में कोई भी ड्रीम अचीव कर सकते हो। आपको अगर आईएएस भी बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसकी सिलेबस क्या है, उसकी तैयारी कैसे की जाती है। वो सपना देखो और उस पर लग जाओ। जैसे एक बहुत बड़े इंसान ने ये बात बोली है कि आप किस घर में जन्म लेते हो वो आपके हाथ में नहीं है, आप गरीब घर में ले रहे हो वो आपके हाथ में, लेकिन किस परिस्थिति में आप मरते हो वो आपके हाथ में है। आप गरीब रह के मर जाते हो तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। एंड एक ये है कि लाइफ आपको एक बार मिली है, आप सबसे बड़ा ड्रीम देखने के लिए दूसरा जन्म तो नहीं लोगे। आप अगर किसी क्लर्क के पोस्ट की तैयारी करते हो तब भी आप अपना 100% ही देते हो, तो क्यों ना सबसे बड़ा ड्रीम देखा जाए और उसकी तैयारी जो जिस पैटर्न से करनी है उससे की जाए। और देन आप अगर कॉन्फिडेंट हो, आपको राइट गाइडेंस मिला तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और जाहिर सी बात है, अगर आप कोई सपना देख रहे हैं तो उस सपने को पूरा करने का इरादा भी आपको रखना पड़ेगा, वरना वो रात के सपने की तरह होगा, आग खुलेगी और सब भूल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सका, बिकॉज मैं भी जब तैयारी करता था और इवन स्कूल टाइम पर था तो ऐसे इंटरव्यूज देख के काफी कॉन्फिडेंस मुझे मिलता था। मुझे लगता था कि मेरे नेचर के लोग, मेरे जिस परिवेश से मैं आऊँ उस टाइप के लोग अगर क्वालिफाई हो सकते हैं तो मैं भी अपने ड्रीम अचीव कर सकता हूँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। नहीं, हम भी शुक्रिया करेंगे आपका कि आपने जो समय दिया, और बहुत सारे लोग इस सब से सीखेंगे कि किस तरह से उन्हें अपनी जिंदगी का मुकाम हासिल करना है। तो फिलहाल अफसरनामा में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार। लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए, लोन सही मिलेगा यहीं। ताऊ सुन रहे हो? कुछ सुना है, ये कम पीता है। Turn by turn navigation powered by Suzuki Ride Connect. LED headlamp, LED position lights, Suzuki Access 125. सुना है कम पीता है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है।